क्या आपने सोचा है कि अगर आपको कार इंश्योरेंस का क्लेम लेना पड़े तो आप कैसे लेंगे? अगर आप भी यही सोचते हैं कि हमने तो कार इंश्योरेंस करवाया हुआ है, हमें तो पूरा 100% क्लेम मिलेगा, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। आज की हम इस वीडियो के अंदर यही बात करेंगे कि अगर कार का एक्सीडेंट हो जाता है तो इंश्योरेंस क्लेम कैसे लेना चाहिए। तो आपको प्रक्रिया तो सभी को मालूम होती है कि हमें कैसे इंश्योरेंस क्लेम लेना, पर हम फिर भी गलतियां कर देते हैं जिनके कारण सर्वेयर होते हैं वो हमारे क्लेम को रिजेक्ट कर देते हैं, जिसके कारण हमारे को जो क्लेम में मनी मिलना होता है वो बिल्कुल भी 0 रुपए मिलता नहीं। तो आप भी अगर ध्यान रखेंगे कि जो बातें मैं आपको बताऊंगा तो हो सकता है आपको इससे काफी फायदा होगा और आपका क्लेम कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की वीडियो हमारी इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस के ऊपर। एक्चुअल में ये इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस की के ऊपर तो वीडियो है ही है, साथ में मैं आपको ऐसी छोटी छोटी जानकारियां देने वाला हूँ आज जो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। जब भी आप इंश्योरेंस क्लेम लेंगे तो आप इन छोटी छोटी बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो आपका क्लेम रिजेक्ट होने के चांसेस जो रहेंगे वो बिल्कुल 0 रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंश्योरेंस क्लेम फॉर्म कैसे फिल किया जाता है। होता क्या है दोस्तों कि इंश्योरेंस क्लेम फॉर्म जो ऐसी चीज है जिसके आधार पर आपको इंश्योरेंस मिलता है। अगर आपने क्लेम फॉर्म के अंदर कोई गलती नहीं की है तो आपका क्लेम रिजेक्ट होने के चांसेस वैसे भी कम हो जाते हैं। पर कुछ लोग क्या होते हैं कि क्लेम फॉर्म जब उनको पकड़ाते हैं ना तो वो डर जाते हैं। इसमें डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि छोटी मोटी गलती होती है तो चल जाता है। पर ऐसी गलती जो आपको क्लेम ना दिला पाए, तो ऐसी गलती हमें नहीं करनी है। तो उसी के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप इस बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक, क्योंकि मैं एंड तक आपको छोटी छोटी बारीकियां बताता ही जाऊंगा। तो ये वीडियो पूरी ध्यान से देखना और एंड तक जरूर देखना दोस्तों। और हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। आप हमें अगर आपका कोई क्लेम के अंदर कोई आपका जो भी एक्सपीरियंस रहा है, आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं कि आपका अच्छा रहा या बुरा रहा एक्सपीरियंस, कौन सी कंपनी ने आपका क्लेम रिजेक्ट किया। क्योंकि कुछ कंपनियां ऐसी होती है जो क्लेम रिजेक्ट करने में ज्यादा भरोसा रखती है, उनको तो बस छोटी सी अगर आपने एक कमी दे दी ना तो वो आपका क्लेम पूरा 0 कर देंगे और उनको आप उनके ऊपर कोई भी केस भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपने जो छोटी सी गलती की है उसी के आधार पे उन्होंने क्लेम रिजेक्ट किया है। तो हमें ये छोटी छोटी गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी दोस्तों। तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि क्लेम फॉर्म को कैसे फिल करते हैं। तो अभी आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो, ये है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम फॉर्म। तो इसमें जो सबसे ऊपर आता है पहले पॉलिसी नंबर। इसमें आपको पॉलिसी नंबर डालना है, जो भी आपके इंश्योरेंस के अंदर है वो पॉलिसी नंबर डालना है। उसके बाद में आ जाता है क्लेम नंबर। क्लेम नंबर जो होता है ये आपको कुछ भी नहीं लिखना है इसके अंदर। ये आपने जो जिस भी कंपनी की आपकी पॉलिसी है या जो सर्वेयर होंगे वो अपने आप लिख लेंगे इसके अंदर, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका क्लेम नंबर क्या है। उसके बाद में आ गया व्हीकल नंबर, जो अपना गाड़ी का, कार का, बाइक का जो भी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आ गया। इंजन नंबर हो गया, तो इंजन नंबर में आप लास्ट के 5 डिजिट भी लिख सकते हो। चेसिस नंबर हो गया, उसके अंदर भी आप लास्ट के 5 डिजिट लिख सकते हो। उसके बाद में आती है इंश्योर्ड डिटेल्स। तो इसमें जो नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर दिए गए हैं, तो इसमें मोबाइल नंबर तो आप कोई भी डाल सकते हो। चलो, नेम और एड्रेस जो आपका आरसी और इंश्योरेंस के अंदर है वो डालना होता है दोस्तों। कुछ लोग क्या करते हैं कि भी जैसे गाड़ी मेरे नाम पर है, पर वो जो गाड़ी उसको रिपेयर करवाने जाता है वो बंदा अपना एड्रेस और नाम लिख देता है, तो वहां भी वो क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। तो ये बात का आप जरूर ध्यान रखना। अब आगे चलते हैं। उसके बाद में जो ऑप्शन है वो है लॉस डिटेल्स, है ना। तो इसमें डेट एंड टाइम ऑफ एक्सीडेंट का आप लिखोगे कि आपका कब एक्सीडेंट हुआ और किस टाइम हुआ, वो आएगा इसके अंदर। और प्लेस ऑफ लॉस, मतलब कहाँ एक्सीडेंट हुआ। जैसे अगर आप कोई सिटी के अंदर है तो सिटी की कोई मेन रोड के ऊपर हुआ तो आप उस मेन रोड का आगे सिटी का नाम, पहले मेन रोड का नाम आ गया उसके बाद में सिटी का नाम आ गया, वो लिख दीजिए। टाइप ऑफ लॉस, तो इसके अंदर जैसे ऑप्शन दिए गए हैं डैमेज, थेफ्ट, थर्ड पार्टी। तो इसके अंदर आप जो भी, अगर आपकी कार चोरी हुई है तो आप चोरी को टिक कर सकते हैं, अगर कोई डैमेज हुआ है तो डैमेज लिख सकते हैं।
तो इसमें जैसे एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स, तो इसके अंदर जो आपका एस्टिमेट बनाएगा मिस्त्री आपका, या अगर आप कोई वर्कशॉप में कंपनी के वर्कशॉप में गए हो तो वो आपको पहले एक एस्टिमेट देंगे, उसके बाद में आपका क्लेम ओपन होता है। तो वो एस्टिमेट कितने रुपए का है वो इस जगह आएगा। उसके बाद में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्सीडेंट और इंसिडेंट, इसका मतलब हो गया कि आपकी दुर्घटना कैसे हुई। अगर आप मान लो जैसे इसके अंदर वो कहानी बतानी है आपने शॉर्ट शब्दों में कि आपका एक्सीडेंट किस प्रकार से हुआ। अगर आप जैसे मान लो कि आगे कोई बाइक आ गई या कुछ और, अभी इसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे ज्यादा जो क्लेम रिजेक्ट होते हैं वो कॉज ऑफ लॉस के कारण होते हैं, मतलब जो आपका कारण है वो सबसे अहम चीज है इस क्लेम फॉर्म के अंदर। बाकी में तो ऊपर नीचे चल जाता है, कोई बात नहीं होती, पर अगर आपने क्लेम फॉर्म के अंदर अगर आपने कारण गलत लिख दिया ना, तो आपका क्लेम रिजेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे कि आपने अगर नुकसान तो आपका आगे आगे का हुआ है गाड़ी का, और आप जो कहानी जो बता रहे हो उसके हिसाब से जो गाड़ी का एक्चुअल में लॉस हुआ है वैसा हो ही नहीं सकता, है ना, समझ रहे हो आप। तो उस कंडीशन में अगर आपकी कहानी आपके एक्सीडेंट लॉस के हिसाब से मैच नहीं हो रही है ना, तो आपका क्लेम 100% श्योर रिजेक्ट होगा। तो आपको स्टोरी भी वैसी ही बतानी है। ज्यादातर केस में आप इधर उधर का मत सोचिए कौन आपको क्या राय दे रहा है, आप जो एक्चुअल में हुआ है ना वो ही लिखना चाहिए। और इसके बारे में मैं थोड़ा और डिटेल में आपको थोड़ा आगे बताऊंगा। पहले अपने इस क्लेम फॉर्म को पूरा कर लेते हैं। उसके बाद में आ गया ड्राइवर डिटेल्स। तो ड्राइवर डिटेल्स में जो भी अगर उस टाइम गाड़ी चला रहा था, या इसके अंदर कोई भी लाइसेंस लगा सकते हैं, जिसका भी आप लाइसेंस लगाते हो डॉक्यूमेंट्स के साथ में, आप उसका नाम यहाँ पे डाल दीजिए। अगर ओनर जो जिसके नाम पर गाड़ी है वही ड्राइव कर रहे थे तो उसका लाइसेंस में ओनर उसका नाम लिख देना। एज आ जाएगी, ड्राइवर का ओनर है या पे ड्राइवर है या कोई नॉन रिलेटिव है या फ्रेंड है, वो इसके अंदर आप लिख सकते हो। उसके बाद में आ गया ड्राइविंग लाइसेंस नंबर। तो ड्राइविंग लाइसेंस नंबर जो अपने जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है उसके ऊपर जैसे लिखा होता है RJ या कुछ भी उसके आगे जो भी डिजिट्स होते हैं वो यहाँ लिखना आपको। उसके बाद में वैलिड अप टू, आपका जो लाइसेंस है वो कितनी तारीख तक वैलिड है, कौन से ईयर तक वैलिड है, वो यहाँ पे उसकी डेट लिखनी है आपने। ऑथराइज टू ड्राइव, जैसे कि आपका जो लाइसेंस बना हुआ है वो LMV लाइट मोटर व्हीकल के हिसाब से है, कार के हिसाब से है, हैवी व्हीकल के हिसाब से। तो वो जो 2-3 जो उसके अंदर आपके लाइसेंस के बैक साइड में अगर आप देखोगे उसमें मेंशन रहता है, तो वो यहाँ लिखने आपने। इशूइंग अथॉरिटी, जहाँ का RTO ने इशू किया है इस आपके लाइसेंस को, वो जगह का नाम इसके अंदर लिखोगे। उसके बाद में आ जाती है एडिशनल डिटेल्स इन केस ऑफ कॉमर्शियल व्हीकल। अगर आपका व्हीकल कॉमर्शियल है तो ये डिटेल्स आपको उस टाइम ही फिलअप करनी है ये जो। बाकी अगर आपका नॉर्मल प्राइवेट व्हीकल है या प्राइवेट कार है, बाइक है, कुछ भी है, चाहे वो SUV हो, तो आपको ये इसमें कुछ भी नहीं फिलअप करना। तो इसके अंदर जैसे आ गया परमिट नंबर। तो परमिट नंबर आपका जो कॉमर्शियल व्हीकल वालों को पता ही होता है भी परमिट नंबर कौन सा होता है, वो लिखना है। उसके बाद वैलिड अप टू, तो उसकी हर 2 सालों से है, मतलब हर स्टेट के हिसाब से ये अलग अलग होता है, किसी में 1 ईयर का होता है, किसी में 2 ईयर का होता है। तो आप उसका वैलिडिटी यहाँ पे डेट लिख लोगे आप। उसके बाद इशूइंग अथॉरिटी, इस कौन से RTO ने इशू किया है वो आ जाएगा। फिर आ गया फिटनेस सर्टिफिकेट वैलिड अप टू। तो इसमें आपको लिखना है कि आपका जो फिटनेस है वो उसका सर्टिफिकेट कब तक वैलिड है, फिटनेस सर्टिफिकेट। उसके बाद में नंबर ऑफ फेयर पेइंग पैसेंजर कैरिंग, अगर इन केस अगर आपकी बस एक्सीडेंट हुई है तो उस टाइम ये पैसेंजर के बारे में आपको डिटेल देनी पड़ेगी। वेट एंड नेचर ऑफ गुड्स कैरिड, इसके अंदर अगर आपका ट्रक है तो उस टाइम उसका क्या वेट था, उसकी जो आपने कांटे के ऊपर जो आपने स्लिप आपको मिली थी वो आपको डॉक्यूमेंट्स के साथ में लगानी होती है, तो वो आ जाएगा। और इसका जो LR नंबर जो भी बिल्टी है आपकी वो लगानी पड़ेगी आपको साथ में। उसके बाद में आ जाता है इंजरी, डेथ और डिटेल्स एंड पुलिस रिपोर्ट। अगर आपका एक्सीडेंट के दौरान अगर आपने FIR करवाई है तो उस टाइम आपको ये ऑप्शंस भरने पड़ेंगे, अदरवाइज आप इसमें कुछ भी नहीं भरना। अगर आपने FIR करवाई नहीं है या सामने वाले ने भी नहीं करवाई है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। तो इसमें आ गया पुलिस रिपोर्ट लॉस, यस और नो। अगर यस है तो यस पे टिक कर दिया, नो है तो नो पे कर दिया। उसके बाद में आ गया एक यस FIR नंबर देने हैं अपने को। उसके बाद में
फिर पुलिस स्टेशन का नाम बताना है, और अगर किसी की डेथ हुई है या कोई थर्ड पार्टी डैमेज हुआ है तो उसमें आपको यस और नो लिखना है। उसके बाद में आ गया डिटेल्स इन केस ऑफ डेथ एंड और इंजरी टू थर्ड पार्टी ऑक्यूपेंट्स ड्राइवर और डैमेज टू प्रॉपर्टी। तो इसके अंदर आपको इन सभी चीजों की डिटेल देनी है, अभी क्या चीज डैमेज हुई है या किसी की डेथ हुई है, जो भी हुआ है तो वो कौन था, और उसके बारे में आपको इसके अंदर डिटेल देनी है। उसके बाद में आगे डिक्लेरेशन, इसके अंदर आपको डेट और जगह जहाँ पे भी अपना मान लो भी आप गाड़ी रिपेयर करवा रहे हो उस सिटी का नाम लिख सकते हो आप, और जो इंश्योर्ड है उसके सिग्नेचर। तो ये था हमारा क्लेम फॉर्म को कैसे भरना चाहिए उसके बारे में एक छोटा सा है ना वर्णन। तो ये था दोस्तों क्लेम फॉर्म के बारे में सारी जानकारी आज की। और अब हम बात करते हैं कि हमसे क्या गलती होती है कि हमारा जो इंश्योरेंस क्लेम है वो रिजेक्ट हो जाता है। होता क्या है दोस्तों कि सबसे पहले तो जब हमको कोई फॉर्म भरने के लिए देता है ना तो हमारे अंदर एक थोड़ा सा डर पैदा हो जाता है। तो उस डर की वजह से हम कुछ गलतियां कर बैठते हैं। क्यों? क्योंकि आप जब कोई चीज लिख रहे होते हो तो उस टाइम क्या होता है, मन में चल रहा होता है कि यार ये चीज गलत ना हो जाए, इसके कारण कहीं मेरे को नुकसान ना हो जाए। तो हम क्या करते हैं कि जो सर्विस वाले होते हैं उनसे पूछते हैं अभी भाई यहाँ क्या लिखना है। तो वो जो लोग होते हैं तो वो भी कई बार पूरे सपोर्टिव नहीं होते हैं। ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि या तो वो खुद फिलअप करेंगे कि सर हमें दे दो हम कर लेंगे, अगर वो आपकी उनके साथ अच्छी रीजनिंग है। पर आजकल क्या हो गया कि लड़के जो हैं वो भी काम कभी कहीं कर रहे हैं कभी कहीं कर रहे हैं। तो सेम स्टाफ आपको हो सकता है 10,000 किलोमीटर के बाद जब भी आप जाते हो या मान लो 1 साल बाद जाओ 6 महीने बाद जाओ तो हो सकता है आपको जो लास्ट ईयर स्टाफ था वो आपको ना मिले, और हो सकता है जो लास्ट ईयर अच्छा सपोर्टिव स्टाफ था वो इस बार जो स्टाफ है वो आपको सपोर्ट ना करे या आपके बाद आपको जो जानकारी देनी चाहिए वो जानकारी ना हो। तो ऐसा भी हो जाता है। तो डरना नहीं है दोस्तों बिल्कुल भी। आप सबसे पहले तो आप देखो भी आपकी गाड़ी का नुकसान क्या है। जैसे मान लेते हैं कि फ्रंट से नुकसान है, अगर फ्रंट से नुकसान है तो आप जो रीजन दोगे ऐसा ही रीजन दोगे भी। पहली बात तो आप सच सच बता दो। कई बार लोग क्या करते हैं कि उनकी गाड़ी में डेंट डैमेज, वैसे तो मेजर डैमेज तो आगे गए, वो लालच कर बैठते हैं कि यार मेरे तो गाड़ी के लेफ्ट साइड में भी स्क्रैच है राइट साइड में भी स्क्रैच है। तो उस टाइम वो लालच कर बैठते हैं तो फिर वो कहानी बनाते हैं कि मेरे को जो इंश्योरेंस क्लेम है वो सारी चीजें मेरी फ्री में सही हो गई। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सबसे पहली बात तो होता क्या है कि इंश्योरेंस कंपनी अगर आपका जो भी डैमेज है बाइक का कार का वो सिर्फ आपको एक साइड देती है। और अगर आपकी कहानी बिल्कुल जेन्युइन है, जो आपने स्टोरी लिखी है क्लेम फॉर्म के अंदर वो बिल्कुल जेन्युइन है ना, तो वो क्या करते हैं उसके आधार पे अगर आपका डैमेज दिख रहा है कि हाँ ये मेरा डैमेज है, इस गाड़ी का डैमेज एक्चुअल में ऐसे ही हुआ है जो इन्होंने कहानी लिखी है, तो फिर तो वो कोई दिक्कत ही नहीं आती है ना। जैसे अभी मैं जैसे आपको बता रहा था अभी डैमेज तो मेजर डैमेज फ्रंट से है, बट मैंने जैसे लालच कर लिया कि मैं तो मेरी लेफ्ट और राइट साइड दोनों मैं उसको सही करवा लूँ, तो मैं उसमें कहानी लिखूंगा कि जी मैं जा रहा था आगे अचानक गाय आई, गाय के अंदर गाड़ी लगी जिसके कारण गाड़ी अनबैलेंस होके पहले तो राइट साइड में डिवाइडर में लगी, फिर वो गाड़ी लेफ्ट साइड में आ रही बाइक के अंदर लगी। तो अब ये कहानी होने को तो हो सकती है, ऐसा तो नहीं है कि ऐसी बात हो ही नहीं सकती, हो सकता है। पर अगर आपका जो डैमेज है डिवाइडर होता है उसकी हाइट, अगर आपने जैसे देखा कि कोई भी रोड के ऊपर जो डिवाइडर था तो आपने उसकी हाइट भी देखी और जो सर्वेयर आएगा उसको भी पता है कि उसकी हाइट लगभग इतनी का है, तो जो लॉस होगा वो नीचे नीचे से होगा गाड़ी को। ऊपर अगर आप आपके जो डोर हैंडल्स होते हैं वहां पे अगर वो लॉस आप कवर करना चाहते हो तो वो फिर उस टाइम में क्या होगा कि डिवाइडर से तो लॉस नीचे का होना था, पर आपने जो आपकी जो गाड़ी के अंदर एक्चुअल लॉस है वो तो डोर हैंडल के पास में, तो उस टाइम वो आपका रिजेक्ट क्लेम है जो रिजेक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपने झूठ बोला इंश्योरेंस कंपनी से, एक्चुअल में आपका एक्सीडेंट वैसे नहीं हुआ। तो इससे बढ़िया है कि जो छोटा मोटा डैमेज है उसको हम बाद में करवा लेंगे, या मान लो कि जेब से 1,000-2,000 रुपए लग जाएंगे और तो क्या है। पर जो मेजर अपना डैमेज हुआ है उसके तो एटलीस्ट अपने को 100% क्लेम मिल रहा है। तो ये गलती भी ना करें कभी। आपको अगर राय चाहिए तो आप 1-2 जनों से पूछ लीजिए कि मेरे को इसमें क्या स्टोरी लिखनी है। ज्यादातर केसेस में जेन्युइन स्टोरी ही लिखनी चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आगे का भी लेफ्ट का भी राइट का भी क्लेम मेरे को मिल जाए तो वो पॉसिबल नहीं होता। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपको फ्रंट का भी मिल जाएगा और एक साइड लेफ्ट का मिल सकता है, 2 साइड का आपको
मिल सकता है, चाहे वो आप कोई भी साइड का लेना चाहें वो आपको मिल जाएगा। अगर आपको जैसे 2 साइड का तो मिल ही गया, अगर कुछ केसेस में क्या होता है कि हमारा जो लॉस होता है, जैसे गाड़ी पलट गई, तो उस केस में ये चीजें मायने नहीं रखती। इसमें तो हम साफ साफ बता देंगे कि हमारी भी गाड़ी पलट गई, हमारे तो चारों साइड, तो गाड़ी जब पलटती है तो वो तो चारों साइड उसकी लगती है, और उस टाइम में ये चीजें मैटर नहीं करती। बाकी आप अगर क्लेम लेने जा रहे हो तो इंश्योरेंस क्लेम फॉर्म को सबसे ध्यान से भरें, और सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप जो रीजन है आपका एक्सीडेंट होने का, वो सबसे मतलब महत्वपूर्ण चीज होती है। ये मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो क्लेम मिलेगा वो उसका पहला और आखिरी आधार है ना, वो रीजन है। रीजन ही है जो आपको क्लेम दिलवाएगा और जो आपको रिजेक्ट करवाएगा। और उसके बाद में अगर कुछ लोग क्या होता है कि हम कई बार आलस कर जाते हैं, जैसे गाड़ी के अंदर डोर के ऊपर कुछ नुकसान हुआ, या कोई गाड़ी थी उसकी डिग्गी के अंदर बैक साइड से किसी ने टक्कर मार दी, तो हमने सोचा कि यार टाइम नहीं मिला हमें, तो वो जो डेंट था उससे कलर उतर गया, तो कुछ दिनों बाद में वो उसके मतलब जंग सी लगने लग जाएगी। तो ऐसे केस में क्या होता है कि कंपनी, अगर आपका नुकसान पुराना हो गया तो वो भी कैंसिल हो सकता है। तो उसका जो तरीका है वो पहला तो ये है कि आप मतलब उसी टाइम से ही करवा लो। अगर आपको लगता है कि इसके इस छोटे से डेंट के पीछे मुझे डिग्गी भी चेंज करवानी पड़ सकती है, तो आप उसको हाथों से ही करवा लो। अगर आपको लगता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो वैसी कंडीशन में आपको थोड़ी बहुत कलाकारी इस डेंट के साथ में करनी पड़ेगी, चाहे वो आप वर्कशॉप के साथ उनसे जो आपकी सपोर्टिव, आपकी कोई भी लाइफनिंग अगर आपकी अच्छी है तो वर्कशॉप वालों के पास जाओ कि यार इसको थोड़ा सही कर दे तो मैं क्लेम ले लूँ, तो वो उसको थोड़ा बहुत सेट कर देते हैं, जिससे पता नहीं चलता कि ये गाड़ी का जो लॉस है वो काफी पुराना हो चुका है। वैसे ये मान लो कि 5-7 दिनों का तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगर आपने मान लो गाड़ी तो भिड़ी थी आपकी 1 तारीख को, आप क्लेम लेने जा रहे हो अगले महीने की 10 तारीख को, तो ये 30-40 दिनों का गैप हो जाता है, तो वो सर्वेयर को साफ पता चलता है कि ये नुकसान पुराना है। और उसके बाद में अगर हम बात करते हैं, जैसे क्या होता है कि गर्मियों में गाड़ी के अंदर एसी सभी चलाते हैं, उस दौरान क्या होता है कि गाड़ी के मिरर के अंदर क्रैक आ जाते हैं। कई बार अगर आपने बाई चांस ठंडा पानी गिर दिया तो गाड़ी के शीशे के ऊपर क्रैक आना स्टार्ट हो जाता है, तो वो एक आए या 2 आए। अगर आप इन केस अगर 2 क्रैक आ गई तो 2 क्रैक वो भी अलग अलग जगह, एक इस साइड आ गया, मान लो लेफ्ट साइड में आ गया, एक राइट साइड में आ गया, तो ऐसे केस में भी आपका क्लेम है वो रिजेक्ट हो सकता है दोस्तों। तो इसका भी मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ कि कैसे आप उस क्लेम को ले सकते हैं। तो अगर आपके मिरर में एक क्रैक है तो आपको नो डाउट आपको विंडशील्ड ग्लास का आपको क्लेम मिल ही जाएगा। अगर मिरर में 2 क्रैक हैं तो आप क्या करोगे कि जो मिरर है उसको कोई भारी चीज से चाहे हथौड़ी से मार के और इस तरीके से क्रैक करो कि वो पूरा शीशा ही टूट जाए, ताकि वो 2 क्रैक हैं उनका पता ना चले। तो ऐसे में आप कहानी कुछ भी लिख सकते हो कि मान लो कोई बड़ा पत्थर आके लगा, कोई आगे ट्रक जा रहा था उससे अचानक से कोई बड़ा पत्थर आया और वो उस कांच के ऊपर गिर गया। बड़ा मतलब इतना बड़ा भी नहीं कि वो और जगह डैमेज करे, मतलब ठीक ठाक सा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जब पत्थर मान लो भी एक ईंट के जितना अगर पत्थर कांच के ऊपर गिरेगा चलती गाड़ी के अंदर, तो वो पूरा विंडशील्ड ग्लास क्रैक हो जाएगा। उसके अंदर मान लो भी वो गैस वाला कांच होता है ये, उसमें वो सारे पूरे कांच के अंदर क्रैक आ जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में अगर 2 क्रैक हैं आपके गाड़ी के शीशे में तो आप ये रीजन लिख के आपको क्लेम मिल जाएगा। उसके बाद में अगर हम बात करें कि अगर आपकी गाड़ी में फ्रंट में भी डैमेज है, एक्चुअल में तो आपका सिर्फ फ्रंट में डैमेज हुआ, बट आप चाहते हो कि अगर आपके पीछे काफी टाइम पहले, चाहे वो महीने पहले हुआ, 2 महीना पहले हुआ हो या 6 महीने पहले हो गया हो, बट आपने रिपेयर नहीं करवाया, जैसे बम्पर है, बम्पर मान लो भी अपने बड़ी स्पीड के अंदर क्या होता है गाड़ियां चलती रहती है, भिड़ती रहती है, लोग टूट जाते हैं उनके, वो नट वगैरह कस के टेक्नीशियन उसको तैयार कर देता है कि भाई साहब चलाते रहो, कोई देख लेंगे बाद में देख लेंगे, ऐसे करके टाइम निकल जाता है। तो अगर आपका आगे से गाड़ी गिरी और उसका थोड़ा नुकसान हुआ, आप चाहते हो कि यार इसी के साथ क्लेम के अंदर मेरा पीछे का बम्पर भी इंक्लूड हो जाए, तो आप क्या करोगे ऐसे केस में जो आपकी एक्चुअल स्टोरी है, जैसे कुछ भी है, चाहे वो गाड़ी आपकी कोई गाड़ी के अंदर गिरी और
आपका जो फ्रंट का लॉस हो गया। तो उसमें आप क्या लिखोगे कि आप मतलब पीछे से कोई और व्हीकल आ रहा था, तो उसने अचानक जब गाड़ी भिड़ी तो अचानक पीछे से जो कार आ रही थी, बाइक आ रही, बाइक मत लिखना आप, कार या जीप कुछ बड़ा व्हीकल लिखोगे। ट्रक भी मत लिखना अगर बम्पर बम्पर चेंज करना आपने। तो आप पीछे से जो आ रही कार थी उसने अचानक टक्कर मार दी। ठीक है, तो आपको इस तरीके से इसको एक्सप्लेन करना है, जिसके कारण आपको फ्रंट का भी मिलेगा और बैक साइड का भी मिलेगा। और एक सबसे जो चीज है दोस्तों, भी लोग क्या करते हैं कि अगर आपकी गलती के कारण एक्सीडेंट हुआ है तो भी इंश्योरेंस कंपनी, अगर आपने इंश्योरेंस कंपनी को बता दिया कि मेरी गलती थी और मेरी गलती के कारण एक्सीडेंट हुआ है, तो ऐसे केस के अंदर भी बीमा कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट कर देगी, क्योंकि इसमें आपकी गलती थी। इंश्योरेंस जो होता है उसमें अगर आपकी गलती के कारण आपको क्लेम नहीं मिलता है। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि आप मतलब वहाँ कोई एफआईआर हो चाहे कुछ भी हो, आप अपनी गलती को भी मत, तो उसमें आप यही लिखो भी सामने वाले ने लापरवाही से चलाकर मेरी गाड़ी के अंदर ठोक दिया, तो जिससे आपको ये दिक्कत भी नहीं आएगी। तो ये छोटी छोटी जानकारी है दोस्तों। और आप कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताना लिख के कि आपका कौन सा क्लेम रिजेक्ट हुआ, या आप मतलब आपको कोई परेशानी फेस करनी पड़ी, इसका मैं आपको जरूर सॉल्यूशन दूंगा। चाहे कोई भी XYZ आपको इंश्योरेंस से संबंधित हो चाहे क्लेम से संबंधित हो, उसका मैं आपको 100% सॉल्यूशन दूंगा। तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने छोटी छोटी कुछ बातों के बारे में जानकारी आपको दी है। अगर आगे भी हम इसी तरह आपको कुछ और जानकारियां प्रोवाइड कराएंगे। और जानकारियों के लिए आप बने रहें हमारे चैनल के साथ में और देखते रहें हमारे चैनल को, और पार्ट 2 का जरूर वेट करें दोस्तों।